वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में पीरियडिक टेबल और पीरियडिसिटी पढ़ रहे थे, जिसमें कि पीरियडिक टेबल के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि किस तरह जो आज की आधुनिक आवर्त सारणी है वहां तक हम पहुंचे। डॉबरेलर के त्रिक, न्यूरेन के ऑक्टेट, जो अष्टक जो था उसका, उसके बाद मेंडलीफ, देन मोजले, है ना। तो आज जो आधुनिक है उसकी आवर्त सारणी को हमने डिस्कस कर लिया था। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में और यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये एक पीरियड टेबल थी, जैसा कि हमने लास्ट टाइम देख लिया था। लेफ्ट साइड में मेटल्स होती हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स रहते हैं, बीच में मेटलॉइड्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये से लेकर जो डार्क ये शेड में है, ये दोनों ये दिस वन एंड दिस पोलोनियम, एस्टेरिन, ये सब मेटलॉइड्स होते हैं, उपधातु जिन्हें कहते हैं, जिनमें कि धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। यहाँ नीचे हमने अलग से एक्टिनाइट्स और लेंथेनाइट्स को जगह देते हुए देखा था। ये बीच में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंबाइंडली हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है। इस तरह हमने जान लिया था कि पीरियड टेबल का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और वो साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे जो पीरियोडिक बिहेवियर हैं उनको हम अब समझा सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। आज हम पहला व्यवहार इसका जो होता है पीरियोडिसिटी का, वो पढ़ेंगे। ये सब तो हम कर ही चुके थे। आवर्तता और पीरियोडिसिटी, हम ये कि पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिसिटी। ओके, तो पीरियोडिसिटी है क्या? जो आज की आधुनिक आवर्त सारणी है वो बेसिकली बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे, ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, अगर हम बोले तो परमाणु क्रमांक पे। तो जो तत्व के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उसके जो अंदर शेल के पास इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है कि उसके जो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहर का है, बाहर में कैसे इलेक्ट्रॉन है, उन पे वो डिपेंड करता है, आंतरिक इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है। तो आवर्त सारणी के जो आवर्त हैं, जो हमने देखा कि इस तरह हॉरिजेंटल जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें कि एलिमेंट लिखे जाते हैं उनको हम आवर्त कहते हैं। वर्टिकल जो होता है उन्हें ग्रुप या वर्ग कहा जाता है। तो इन आवर्तों या वर्गों में जो तत्व के गुणों में एक क्रमिक परिवर्तन होता है, एक पीरियोडिक बिहेवियरल चेंज आता है उनकी साइज में, पोटेंशियल में, उनकी प्रॉपर्टीज में। तो वो एक चेंज होता है, पीरियडिक होता है, एक के बाद दूसरे को हम कोरिलेट कर पाते हैं कि एक के बाद दूसरा आएगा, दो के बाद तीसरा आएगा, तीसरे के बाद चौथा आएगा। कुछ एक्सेप्शन हमेशा होते हैं यहाँ पर, बट जनरली ये एक सीक्वेंस में चलता है। तो ये जो सीक्वेंस है, जो क्रमिक परिवर्तन है, जो पीरियोडिक चेंज है, उसे ही हम आवर्तिता कहते हैं। तो आपके कोर्स में जो 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उनमें से जो पहली प्रॉपर्टी है वो है परमाणुवीय एवं आयनिक त्रिज्या। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। परमाणु त्रिज्या है क्या? टू डायमेंशनल, बहुत ही सिंप्लीफाइड अगर मैं डायग्राम बनाऊं एक, तो ये न्यूक्लियस है हमारा सपोज, और ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल है। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे अब जान चुके हैं कि जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनपे क्वांटम थ्योरी लागू होती है, क्वांटम मैकेनिक्स लागू होती है। ये जो डॉटेड लाइंस है ये सब क्या बता रहे हैं, ये एक ऑर्बिटल बता रहे हैं। ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहीं पर व्यवस्थित है, क्योंकि हाइजेनबर्ग कहता है कि इलेक्ट्रॉन की सही सी पोजीशन बताई जा सकती नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की जो बाहरी सीमा है, इस ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है ना। तो इसकी जो आउटर मोस्ट लिमिट है, जहां तक पाए जाने की संभावना इलेक्ट्रॉन की हो, इस पूरे एटम की बात कर रहे हैं हम, उसके और इस न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही कहलाता है परमाणुवीय त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस। इसे ज्ञात करना बहुत ही कठिन होता है। तो परमाणु के नाभिक केंद्र से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, ये परमाणु त्रिज्या कहलाती है। पर ये बहुत ही छोटी होती है, इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। 1.2 एंगस्ट्रॉम से लेके 1.2 टू 10 मीटर, है ना, या दोनों हमने यूनिट चेंज किया हुआ।
इसकी रेंज की ये यूनिट होती है, तो बहुत ही मुश्किल है इसको ज्ञात करना। दूसरी बात, जैसे मैंने बता ही दिया है कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर यहाँ काम आता है, तो इसकी जो सीमा है उसको हम निश्चित नहीं कर सकते, हम निश्चित सतह नहीं बता सकते कि यहाँ पर ये बाउंड्री आ गई है, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो तो ये एटॉमिक रेडियस हो गया, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कहते हैं कॉम्प्लेक्स चीज होती है, इतना आसान नहीं है प्रोबेबिलिटी डिफाइन करना, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है इसमें। ठीक है। तीसरी चीज कि परमाणु को उसके अणु से पृथक करना और फिर इसकी त्रिज्या निकालना, क्योंकि परमाणु तो बहुत ही अनस्टेबल है ना, तो ये बहुत ही मुश्किल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क होता है। इसीलिए जो परमाणु त्रिज्या है उसको एकदम सही निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो परमाणु को हम पृथक करें पहले, फिर त्रिज्या निकालें, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो प्रभावी आकार ही निकाला जा सकता है, हम सिर्फ इफेक्टिव साइज बता सकते हैं कि भाई इतना हो सकता है। तो उसके कुछ तरीके हैं, और जो परमाणु त्रिज्या है ये भी कई तरीके की है, वो हमको देखना पड़ेगा, एक एक करके हम देखते हैं। उनके मान भी अलग अलग होते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, क्योंकि हम एक तरह की त्रिज्या को दूसरी तरह की त्रिज्या से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले है सहसंयोजक त्रिज्या, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल यही होता है। कोई भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, होमोडायटोमिक मतलब है जिनका न्यूक्लियस सेम है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। सपोज ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, जैसे एग्जांपल लिया हुआ है। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल लिया, 1s ऑर्बिटल है दोनों में ओवरलैपिंग हो रहा है और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो इन ऐसे मॉलिक्यूल, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के जो सेंटर हैं इनके, ठीक है, नाभिक हैं, इनके जो बीच की दूरी है दोनों की परमाणुओं की, वो कहलाती है अंतर नाभिकीय दूरी या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको हम एक्स किरण से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम देख लिया कि परमाणु को अलग करके और उसकी त्रिज्या निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हमने उसका रास्ता निकाला। हमने क्या किया, हमने एक मॉलिक्यूल लिया जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमने एक्स किरण की सहायता से निकाल लिया। अगर वो इस केस में 74 पाइकोमीटर आता है सपोज, ठीक है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, और ये जो हमारे पास आती है यही क्या है, कोवेलेंट त्रिज्या कहलाती है, कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। तो ये एक तरीका है सहसंयोजक त्रिज्या निकालने का। या इस क्लोरीन के एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है 198 पाइकोमीटर, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कोवेलेंट रेडियस आ जाती है क्लोरीन के लिए 99 पाइकोमीटर। ये एक तरीका है सहसंयोजक त्रिज्या निकालने का। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाली और उसको आधा कर दिया। ये हमने देखा जबकि दोनों परमाणु हैं वो समान है, सम द्विपरमाणुविक है ना। अगर हम बात करें विषम द्विपरमाणुविक, जिसमें कि हेटेरोडाइटोमिक मॉलिक्यूल है, ऊपर हमने देखा ए टाइप का जो मॉलिक्यूल था, ठीक है। अब हमने देखा ए बी टाइप का मॉलिक्यूल। ए बी टाइप के मॉलिक्यूल में अगर बी और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो हम ऊपर वाला ही तरीका काम में ले सकते हैं, और हम ये मान सकते हैं कि डी ए बी जो होगा, इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी आर ए, ये क्या है, कोवेलेंट त्रिज्या ए के लिए, और ये क्या है, कोवेलेंट त्रिज्या बी के लिए। ठीक है, इक्विवेलेंट त्रिज्या है दोनों आर ए आर बी, इन दोनों के टोटल ही होगा इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये हमने एज्यूम कर लिया है कि अगर विद्युत ऋणता में बहुत ज्यादा अंतर न हो, लेकिन अगर उन दोनों परमाणु की मध्य में विद्युत ऋणता में बहुत ज्यादा अंतर होगा, तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं जिसे दिया था स्टीवेंसन एंड शूमेकर ने। ठीक है, जहां पर डी ए बी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, आर ए ये क्या है, ये है सहसंयोजक त्रिज्या ए परमाणु की, आर बी सहसंयोजक त्रिज्या बी परमाणु की, डेल्टा एक्स यहाँ पर उन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर है, जो हम यहाँ कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा है, पहले केस में वो कम था। ठीक है, तो 9 डेल्टा एक्स, ये जो फॉर्मूला है स्टीवेंसन और शूमेकर ने दिया था, इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी इकाई है पॉलिंग, और त्रिज्या पाइकोमीटर में दी गई है। बाद में पोर्टफील्ड नामक एक साइंटिस्ट था, उसने इसमें और सुधार किया और उसने फॉर्मूले को चेंज कर दिया 7 डेल्टा एक्स
स्क्वायर, सारी चीजें वही हैं, बस इसने यहाँ पे इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको होल स्क्वायर कर दिया। डेल्टा एक्स वही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिस्टेंस। तो ये दोनों हमने पढ़ लिया। सहसंयोजक त्रिज्या, जो कोवेलेंट रेडियस होता है वो मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के उसका आधा कर दिया जाता है, ठीक है। और जब विषम द्विपरमाणु या हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल होता है तो उस केस में स्टीवेंसन एंड शूमेकर का जो फॉर्मूला था, जिसको कि बाद में मॉडिफाई किया पोर्टफील्ड ने, उसको काम में लिया जाता है, ठीक है। नाउ सेकंड है, तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद एक त्रिज्या होती है वान डेर वाल्स त्रिज्या, ठीक है। सेकंड है वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या है? वान डेर वाल्स त्रिज्या वो है कि जब भी कोई सॉलिड जो ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, उसके जो अणु, मॉलिक्यूल नॉट एटम, उसके जो अणु है, सपोज ये एक अणु है, ठीक है, ये एक अणु है और ये दूसरा एक अणु है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। जब सॉलिड की बात कर रहे हैं तो दोनों का आगे बहुत पास पास होंगे एक दूसरे के, तो ये इस तरह होंगे, एक ये अणु हो गया और दूसरा बिल्कुल इसके पास में ये दूसरा अणु हो गया। ऐसी अवस्था में इनके जो सबसे निकटस्थ, सबसे नियरेस्ट जो परमाणु है, ये दो अणु है, सपोज ये ए अणु है और ये बी अणु है, ठीक है। इनके परमाणु है, ये परमाणु है एक फर्स्ट और ये सेकंड परमाणु है, ऐसे ये फर्स्ट और ये सेकंड परमाणु है। तो जो नियरेस्ट परमाणु है, जैसे ये दोनों पास पास हैं, इसके नाभिक और इसके नाभिक के बीच का जो दूरी है, इसके नाभिक के बीच की जो दूरी है, उसका जो आधा होता है वो वन डेर वाल्स रेडियस कहलाता है, ओके। ये हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से ज्यादा होता है, क्योंकि सहसंयोजक त्रिज्या में हमने देखा कि कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। इसको हम और देख सकते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, सपोज एक्स एक्स, दो मॉलिक्यूल हो गए, एक ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, दोनों के नियरेस्ट परमाणु ये है, इनकी जो नाभिक का बीच का डिस्टेंस है वो ये है, और इसका आधा जो होता है वो होता है वन डेर वाल्स रेडियस, ओके। तो हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि वन डेर वाल्स रेडियस, इसको हम कोलिजन रेडियस भी कहते हैं। इट इज वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स, ओके, निकटस्थ जो परमाणु है, इनटू नियरेस्ट neighboring molecule of the substance in solid state as shown in figure। ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये उनके दो परमाणु हैं जो दोनों बिल्कुल पास पास में हैं। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकाली हमने और उसको कर दिया हमने आधा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, इसीलिए हमेशा जो सहसंयोजक त्रिज्या है उसके मान से वन डेर वाल्स त्रिज्या का मान हमेशा ज्यादा होता है। तो ये जो मैंने कहा था आपको कई बार कि हम दो अलग अलग त्रिज्याओं को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा होता है कई बार। जब एक टेबल में दिया जाता है, इधर तो सोडियम की दिखाई जाती है सपोज रेडियस, कौन सी, कोवेलेंट रेडियस, और इधर दिखा दी जाती है जो इनर्ट गैसेज है उनकी वन डेर वाल्स रेडियस, क्योंकि इनर्ट गैसेज में वन डेर वाल्स रेडियस ही निकाली जाती है, कोवेलेंट रेडियस नहीं निकाला जाता है, क्योंकि उनमें होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं पाए जाते। तो ये अगर हमने इन यहाँ वन डेर वाल्स रेडियस निकालते हैं, तो हम डिस्कस तो ये करते हैं, जो हम बताएंगे भी आपको आगे आ जाएगा वैसे, कि रेडियस इधर से इधर कम होती है, लेकिन जो हम देखते हैं इनर्ट गैसेज की रेडियस बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, जबकि वो है इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं वन डेर वाल्स रेडियस की और उसको कंपेयर करने लग जाते हैं वन डेर वाल्स रेडियस से। तो वन डेर वाल्स रेडियस हमेशा बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट रेडियस, सहसंयोजक त्रिज्या से हमेशा ज्यादा होती है। और जो इनर्ट गैसेज है उनमें हमेशा वन डेर वाल्स रेडियस ही पाई जाती है। यही वन डेर वाल्स फोर्सेस पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट ईयर, वैसे मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ चैप्टर में। यही वो फोर्सेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है लिक्विफाई के लिए। अगर ये नहीं होते तो गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर हम यहाँ थोड़ा कंपैरिजन देख लें, ये कोवेलेंट रेडियस है हाइड्रोजन की 0.37 एंगस्ट्रॉम ओनली, जबकि इसकी बॉन्ड आवर्स रेडियस होती है वो 1.0। दोनों में डिफरेंस अगर मैं वापस यहाँ बता दूं क्लियर हो जाएगा आपको, कि एक तो है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इनकी ये सेंटर है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है सपोज, ठीक है, ये सपोज डी है, तो d/2 इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। और दूसरी बात ये है कि ये एक मॉलिक्यूल और है हाइड्रोजन का, एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इन दोनों के जो नियरेस्ट परमाणु है उन दोनों के बीच की दूरी का जो आधा है, सपोज ये ए है, ठीक है, a/2, ये होता है वन डेर वाल्स रेडियस। ये वन डेर वाल्स रेडियस है क्योंकि ये कोवेलेंट रेडियस है, ये वन डेर वाल्स रेडियस, ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तीसरा, मेटेलिक रेडियस।
मेटेलिक रेडियस क्या है? हम जानते हैं धातु एक लैटिस में रहते हैं, है ना, मेटल लैटिस के अंदर आ जाता है। सोडियम जैसे मेटल लैटिस होती है, तो उस मेटल लैटिस में जो नियरेस्ट परमाणु है, सबको सोडियम ही है, उनके बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा सिंपली इज धातु त्रिज्या होता है। जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 256 पाइकोमीटर है और उसका मेटेरियल रेडियस हो जाता है 128 पाइकोमीटर। तो सहसहजी त्रिज्या का मान या धातु त्रिज्या का मान हमेशा परमाणु त्रिज्या से कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हो जाता है। ये मैंने दिखाया आपको, ये सपोज परमाणु था, हमें निकालनी थी ये रेडियस, लेकिन हम निकालते क्या है, हम इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है, इसके इसके बीच के डिस्टेंस का आधा निकालते हैं। ये जो चीज है ये तो कमी आएगी ना, ये जो चीज ओवरलैपिंग हो गई है, तो हमेशा परमाणु त्रिज्या से इसका मान कम होता है। तो ये एक रिलेशन है, कोवेलेंट क्रिस्टल देन वॉन डेर वाल्स। आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, ये है वो चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, पीरियोडिसिटी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि किस तरह एक पीरियडिक टेबल में जब हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी की, तो वो क्यों होता है। अगर हम क्यों समझ जाए तो हमारे लिए इसको याद नहीं करना है, इसको ये हमें हमेशा याद रहेगा अपने यहाँ पे। तो दो कारण हैं जो कि आकार को डिफाइन करता है, ये मैं एक बार पहले ही बता चुका हूँ। पहली चीज होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो कि जेड स्टार से हम डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जो हम पढ़ चुके हैं, सिग्मा जहां पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा वो जितना ज्यादा होगा, इस नाभिक का प्रभावी आवेश जितना ज्यादा होगा, उतना ही ये वैलेंसी शेल का जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएगा और उतना ही आकार में छोटा होगा। क्लियर? तो ये चीज है जो करती है आकार को छोटा। दूसरा जो इसका गवर्निंग फैक्टर है वो होता है मुख्य क्वांटम संख्या, क्योंकि जो आर है, जो रेडियस है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो 1 अपॉन जेड तो हो गया नाभिकीय आवेश की बात कर ली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन एन के। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। जितनी ज्यादा मुख्य क्वांटम संख्या होगी उतना ही उस परमाणु का आकार बड़ा होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं जो गवर्न करती है साइज को। तो अगर हम आवर्त की बात करें, ये पाइकोमीटर में आवर्त के मान दिए गए हैं, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर इस साइड देखो आप तो क्या हो रहा है, साइज की अगर बात करें, परमाणु संख्या पाइकोमीटर में है, ये कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत ही सिंपल है, क्योंकि लिथियम से बेरिलियम तक जब हम जा रहे हैं, ठीक है, ये कौन सा आवर्त है? दूसरा आवर्त है, सेकंड है ना, सेकंड आवर्त है। मैंने बताया था आपको सेकंड आवर्त का मतलब इसमें एन की वैल्यू क्या है? 2, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चल रहा है 2। इन सभी के अंदर जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो n इज इक्वल टू 2 है, मतलब शेल इसमें एक ही कॉमन शेल है, इसमें उसी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? कॉमन शेल के अंदर जा रहा है, वो है 2 नंबर की सपोज। और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है उसके साथ में एक प्रोटॉन भी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है वो एक एक करके बढ़ता जा रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 होते जा रहे हैं। तो क्योंकि नाभिकीय आवेश तो बढ़ता जा रहा है और शेल हमने कर दिया है एक कांस्टेंट कि ये n इक्वल टू 2 है, उसी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो जो इसकी गवर्निंग इसको साइज बढ़ाने वाला चीज थी उसको तो हमने कर दिया कांस्टेंट, की साइज तो बढ़ेगा नहीं। और जो चीज घटाने वाली थी वो एक एक करके इसमें बढ़ता जा रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ता जा रहा है, जेड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो होता क्या है, जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं किसी भी आवर्त में, तो साइज धीरे 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 घटता जाता है। ये थर्ड आवर्त में भी देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का आकार घटता जा रहा है, नाभिकीय आवेश इधर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, आकार घटता जाता है। एज सिंपल एज इट लुक्स, जैसा दिख रहा है उतना ही ये सिंपल है। फिगर से हम समझें तो साइज ऑफ एटम्स इस तरह दिखाया जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। देखिए हाइड्रोजन, देन हीलियम, इससे नीचे हो गया ये लिथियम, बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम,
इसके एनर्जी इधर देखिए, ये और इंटरेस्टिंग चीज है, 1.25, 1.26, 1.2125 है ना, 31। तो ये तो आकार बढ़ भी गया इधर, ये देखिए 1.25 था, 1.31 हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? ये इस तरह के जब एक्सेप्शन होते हैं वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल में देख रहे हैं तो सवाल हमेशा अपवाद से बनेंगे, क्योंकि अगर सिंपली लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं और आकार अगर कम ही होता रहेगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, तो सवाल ही नहीं बनेंगे, है ना, सवाल ही नहीं बनेंगे। तो यहाँ सवाल बनता है, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं नीचे नोट से। तो नाभिकीय आवेश बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन समान कोश में जा रहे हैं, समान कोश के इलेक्ट्रॉन का परीक्षण प्रभाव कम होता है, अतः नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी रूप से आकार को कम करता जाता है। ओके, क्षारीय धातु सबसे बड़े हैं, हैलोजन सबसे छोटे हैं, क्योंकि क्षारीय धातु होते हैं सबसे राइट साइड में, ठीक है, और सॉरी लेफ्ट साइड में, क्षारीय धातु इधर होते हैं लेफ्ट साइड में, और हैलोजन होते हैं राइट साइड में। तो यहाँ से यहाँ तक साइज छोटा होता जा रहा है, ये सबसे छोटे हो गए और ये सबसे बड़े हो गए। ओके, अब बात आती है इस सीरीज की, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन सीरीज या संक्रमण श्रेणी। और डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहलाते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिट करता है एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के बीच में ट्रांजिशन है, इसलिए इनको संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ शुरुआत में देखिए कम हो रहा है जैसा होना चाहिए, लेकिन एक टाइम बाद आके ये तो कांस्टेंट हो गया और ये थोड़ा बढ़ भी गया। ये तो एक्सेप्शन है, ये तो अपवाद है। ऐसा क्यों होता है, ये हम पढ़ चुके हैं आपकी पिछली लेसन के अंदर, कि प्रभाव होता है जिसे हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव, वहां भी मैंने डिस्कस किया था। तो सपोज हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अब है, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, इन दोनों की जो बीच की दूरी है इसको हम कोवेलेंट रेडियस कह रहे हैं, ना, यही कह रहे हैं, परमाणु त्रिज्या कह रहे हैं, सॉरी। तो ये जो रेडियस है ये मान लिया हमने, लेकिन हमने इस अवस्था में ये नहीं सोचा कि इसके बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हम तो आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं, पर अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। वो इलेक्ट्रॉन इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से स्क्रीन करते हैं, छिपा लेते हैं, इसका पूरा प्रभाव उस पर नहीं पड़ने देते। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है, प्रभावी नहीं होता है। प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो उसको हम डिफाइन पहले भी कर चुके हैं, जेट इफेक्टिव कहते हैं, दैट इज इक्वल टू जेट माइनस सिग्मा। तो सिग्मा जो होता है वो परिरक्षण कांस्टेंट है। ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और ये बीच में इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण इस न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन, इस भारी इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन था वो थोड़ा कम हो जाता है। और ये थोड़ा कम होने का मतलब क्या है, जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही छोटा परमाणु होगा। तो क्योंकि ये अट्रैक्शन कम हो गया तो परमाणु छोटा नहीं हो पाता है, और इवन वो कहीं तो बड़ा भी हो गया है। तो ये कारण है कि ट्रांजिशन सीरीज में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां पर ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट ये परिरक्षण प्रभाव आ जाता है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है n-1 डी ऑर्बिटल में, जबकि चल रहा है फोर्थ शेल, ठीक है, n इज इक्वल टू फोर्थ है। आप नहीं याद है तो देख लीजिए, यहां पर क्या हो रहा है, ये फर्स्ट सीरीज है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इसके बाद सोडियम, ठीक है, ये आता है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये चौथा आवर्त है हमारा। चौथा आवर्त का मतलब है यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 हो जाता है, k की जो है वो 4s होता है। तो जब चल रहा है 4, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, पोटेशियम में, कैल्शियम में गए 4s2, ठीक है, उसका स्केलेटन में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, 3d1, 3d1। तो जब 4s चल रहा है और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके अंदर, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन जो अंदर जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उस बाहरी इलेक्ट्रॉन को जो 4s का था उसको स्क्रीन करते जा रहे हैं, उसको उस नाभिक से छुपाते जा रहे हैं, उस नाभिक का पूरा प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। और इसी कारण क्या होता है, वो नाभिक का आकार को कांस्टेंट करते थे, कि नाभिक तो खींचना चाह रहा है, पर वो इलेक्ट्रॉन जो अंदर आ गए स्कैनेडियम में, देन टाइटेनियम में, वेनेडियम में, क्रोमियम, मैग्नीज, एक एक करके इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, वो उसको छोटा नहीं होने देंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं वो तो उसको छोटा करना चाह रहा है, स्क्रीन इफेक्ट है उसको बड़ा न्यूट्रलाइज करके बड़ा करना चाह रहे हैं, ओवरऑल क्या आ रहा है, कांस्टेंट सी साइज हो जाता है, ठीक है। तो यही कारण है कि ट्रांजिशन जो सीरीज होती है उसके परमाणु त्रिज्या के मानों में ज्यादा कमी नहीं आती है, वरन कई जगह पर ये लगभग समान हो जाता है और एक जगह तो ये ज्यादा भी हो जाता है। तो
जस्ट ड्यू टू परिरक्षण प्रभाव और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, ये भी वही समझाया गया। इलेक्ट्रॉन, ये हमारा जो इंटरेस्ट का इलेक्ट्रॉन है, जिसके नाभिक के बीच की हमें दूरी निकालनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर रहते हैं उनका कोई प्रभाव नहीं होता है, ये नाभिक है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको मैं डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ, आप वहां भी जाके देख लीजिए। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है, लेंथेनम के बाद 14 लेंथेनाइट्स आ जाते हैं, उनको नीचे जगह दी गई है। ठीक है, तो जो फर्स्ट सीरीज में होता है वो सेकंड सीरीज में होता है, वो थर्ड सीरीज में थोड़ा इफेक्ट कमजोर हो जाता है। कारण ये कि लेंथेनम के बाद 14 लेंथेनाइट्स आ जाते हैं, और लेंथेनाइट में इलेक्ट्रॉन जाता है n-2f में। ठीक है, तो जो d ऑर्बिटल है उसका शेप इस तरह का होता है कि वो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसको परिवेशित कर पाता है, पर जो f इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पेस में इस तरह बिखरे, इस तरह उनका जैसे कहते हैं ना कि इस तरह वो शेप लिए होता है एफ ऑर्बिटल, कि उनका जो परिरक्षण प्रभाव है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। उसमें n-2 में इलेक्ट्रॉन जाता है लेकिन वो परिरक्षित बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है, इसीलिए लैंथेनम के बाद के जो तत्व होते हैं उनमें क्रमिक कमी दिखाई देती है। और इसका इफेक्ट इवन जो ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं उन पे भी पड़ता है। जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो सब के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके टर्म भी हम देते हैं, उसको हम कहते हैं लैंथेनाइट संकुचन। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो साइज कम होता है, ये जनरल फिनोमिना है। इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ये लगभग स्टेबल हो जाता है या बढ़ जाता है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि वर्ग में किस तरह से ये व्यवहार करता है, पीरियोडिसिटी वर्ग में कैसे होती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।